मंच पर जोरदार तालियों के साथ बुलाना चाहूंगा माननीय उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव जी को कि आप आएं, और इसके साथ ही बुलाना चाहूंगा आईएनएस 24/7 और हरिभूमि के प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी को। अब जोरदार सवाल और जवाब का सिलसिला शुरू होने वाला है। संवाद का ये दूसरा सेशन जोरदार एक बार फिर से पुनश्च करतर ध्वनियों के साथ अपने ऊर्जा से इस भवन को संचारित करें आप। और आगे के कार्यक्रम के लिए मैं निवेदन करूंगा प्रधान संपादक माननीय डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी से कि सर कार्यक्रम को गति प्रदान करें। धन्यवाद नीतीश जी। सबसे पहले आप सभी प्रबुद्ध महानुभाव जो बस्तर अंचल से ताल्लुक रखते हैं, वो बस्तर जो पूरे देश में छत्तीसगढ़ की पहचान है, उसके तमाम जो प्रबुद्ध सभी वर्गों के लोग इस सभागार में मौजूद हैं। मैं तहे दिल से आप सबका हरिभूमि और आईएनएच परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। अनुरोध करूंगा एक बार जोरदार तालियां आपकी उपस्थिति के लिए। एक कोशिश कर रहे हैं हम 4.5 साल के लेखा जोखा को आपके बीच रखने की। यह सिलसिला हमारा मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में निरंतर जारी है और इसी क्रम में आज हम जगदलपुर में बैठे हैं और शासन और विपक्ष दोनों की बात आमने सामने कराने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए कोशिश इसलिए कर रहे हैं कि जब 3 महीने बाद एक बार फिर मतदान का मौका आए तो आप सभी के दावों की पड़ताल करके अपने नतीजे पे पहुंच पाए। इसी क्रम में हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत इस समय मंच पर मौजूद है जिसने अपनी शिष्टता, अपनी सौम्यता, अपनी गरिमा, अपनी सरलता से न केवल प्रदेश बल्कि देश में एक अलग मुकाम हासिल किया है। उन्होंने जब यह सरकार बनी थी तो अपना सफर मंत्री के तौर पर शुरू किया था और जब यह कार्यकाल खत्म होने को है तो वह हमारे साथ उप मुख्यमंत्री के रूप में मौजूद है। मैं बात कर रहा हूं सरगुजा से ताल्लुक रखते हम सबके बेहद प्रिय सम्माननीय टीएस सिंहदेव की। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां टीएस सिंहदेव साहब के सम्मान में। और सिंहदेव साहब, चर्चा की शुरुआत यहीं से करते हैं। मंत्री से शुरू हुए, उप मुख्यमंत्री तक पहुंचे, कितना आनंद। नगर पालिका के अध्यक्ष के रूप में काम करने का मौका चालू में मिला था, शुरू में मिला था 1983 जी। आज 40 साल में 2 बार 5 साल के टर्म में नगर पालिका के अध्यक्ष के रूप में काम करने का मौका मिला। 5 साल विधायक के रूप में काम करने का मौका मिला विपक्ष में जी। अगले 5 साल नेता प्रतिपक्ष के रूप में काम करने का मौका मिला विपक्ष में और फिर सरकार बनी। मंत्री के रूप में काम करने का मन था। क्या बात हुई, बंद कमरों में, वो भी खुली नहीं है सार्वजनिक तौर पे, लेकिन मीडिया में वो 2.5 साल का सफर चला और वो तो समाप्त हुआ जी। मंत्री के रूप में काम किया और अभी पार्टी ने उप मुख्यमंत्री के रूप में काम करने का मौका दिया, एक गौरव दिया। मुझे संतोष है अपने सफर से। मंजिलें और भी हैं लेकिन संतोष। नहीं, आपने तो बड़े खतरनाक तरीके से हमें अपना सफर बताया। आप जहां से शुरू करते हैं अगली बार उससे ऊपर चढ़ जाते हैं। तो आप नगर पालिका अध्यक्ष से शुरू करते हैं, फिर आप विधायक बन जाते हैं, विधायक के बाद अगला सफर शुरू करते हैं तो नेता प्रतिपक्ष हो जाते हैं, नेता प्रतिपक्ष के बाद अगला सफर होता है तो मंत्री हो जाते हैं। उसके बाद उप मुख्यमंत्री का नंबर था, आपने इसी बार वो भी हासिल कर लिया। इरादा क्या आगे का? हम लोग जब क्रिकेट खेला करते थे अंबिकापुर में, साथी हैं भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता हैं अनिल सिंह जी, मेजर अनिल सिंह, उनको बुलाते हैं। जब मैं अंबिकापुर आके रहने लगा, एक बार ऑल इंडिया रेडियो में 7 इंटरव्यू ऐसे साझा हम लोग बैठे थे और उन्होंने पूछा कि नगर पालिका में आपका लक्ष्य क्या है जी, आप क्या सोच के इसमें आए? तो मैंने ईमानदारी से कहा कि मैंने कोई लक्ष्य नहीं सोचा, मैं काम करने के लिए आया हूं, समझूंगा, सीखूंगा और काम को आगे ले जाएंगे। तो जीवन में, राजनीतिक जीवन में भी मैंने कोई मंजिल नहीं तय की है कि मुझे ये करना है जी। काम करने का मौका मिलेगा तो अपनी क्षमता के हिसाब से उसको अच्छे से अच्छा करना है, जहां काम करने का मौका मिल जाए। परिस्थिति है, लोगों का साथ तो आप मंजिल तय क्यों नहीं करते? वो उतना इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लगता जी कि लक्ष्य
कुछ व्यक्तिगत पाना सार्वजनिक जीवन में आप आ रहे हो तो वो अहम नहीं है। मैंने राजनीतिक जीवन में लगभग 40 साल बिना किसी पद के काम किया। जी, राजनीति में आप जानते हैं मुझे परहेज था, मैं आना भी नहीं चाहता था, लेकिन जब आया तो विधायक बनने के पहले नगरपालिका में काम करने का मौका मिला, संगठन में भी पार्टी के साथ जुड़े रहे। कोई पद मेरे पास वैसा नहीं था और मुझे इच्छा भी नहीं थी पद पाने की। काम करने का मौका मिले, डीजल पेट्रोल पहुंचाना है तो खुश हूं जी, कहीं लोगों के साथ बैठ के उनकी बातें सुनना है तो खुश हूं, घर के झगड़े हैं उनको सुलझा सकूं तो खुश हूं, काम करने का मौका मिले निर्माण इत्यादि का तो संतोष है। और हम तो देखते हैं आप तो आजकल हेलीकॉप्टर उड़ा देते हैं और जैसे आप हेलीकॉप्टर अपना उड़ाते हैं लोग परेशान हो जाते हैं। कुछ रोशनी इसमें तो दीजिए। हेलीकॉप्टर भी, अब तो स्काई डाइविंग तब सिलसिला चला गया। जी बहरहाल मैं आपसे निजी तौर पर बातचीत बाद में करूंगा, पहले मुझे बात करनी है आपकी पार्टी और आपकी सरकार के कामकाज को लेकर। और उसका सफर शुरू होता है 2013 में, जब आप नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में आए, भूपेश बघेल प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका में आए। वो 5 साल छत्तीसगढ़ की राजनीति में मिसाल के तौर पर देखे जाते हैं, जब दोनों पक्ष साथ मिलकर काम कर रहे थे। और जो सपना कांग्रेस देखती थी 2008 में, 2013 में, वो 2018 में साकार भी हुआ, पर जिस तरीके से साकार हुआ। तो जानना आपसे यह है, जिस उद्देश्य से, जिस सोच के साथ सत्ता में आना चाहते थे, 5 साल बाद खुद को ठगा हुआ महसूस तो नहीं करते? जनता को ठगा हुआ महसूस तो नहीं करते? उसमें बात मुख्यमंत्री को लेके आती है जी, कि मुख्यमंत्री के रूप में आपका नाम भी चला। नहीं, मैं तो केवल मुख्यमंत्री के तौर पर बात नहीं कर रहा। उसके अलावा सरकार में बदलाव हो और बदलाव से छत्तीसगढ़ में बदलाव आए, ये सपना आपने दिखाया था, भूपेश जी ने दिखाया था। 5.25 साल सरकार के पूरे होने जा रहे हैं। जो सपने देखे थे उनकी हकीकत को लेकर थोड़ा रोशनी दीजिए ना। उसमें कुछ काम है जिनको हम लोगों ने घोषणा पत्र में लिखा था जी, और काले सफेद अक्षर में है, सबके सामने है, सब देख रहे हैं, उसको समझ रहे हैं, जान रहे हैं। कुछ काम है जो नहीं हो पाए। शराबबंदी, ट्राइबल एरिया में जो छूट रहती है उसको बरकरार रखने की ही नीति थी, तो यहां उतना सीधे तौर पे प्रभावित नहीं, लेकिन गैर अनुसूचित क्षेत्रों में शराबबंदी की बात कांग्रेस ने कही थी, हम उसको लागू नहीं कर पाए। ऐसे कुछ और बिंदु हैं जिसको हम लागू नहीं कर पाए, लेकिन कई अहम बिंदु हैं उसी घोषणा पत्र के। 281 छोटे बिंदु थे, 36 बड़े लक्ष्य थे, और उनमें कई बड़े लक्ष्यों को हमने हासिल किया, इस सरकार ने हासिल किया, भूपेश बघेल जी की अगुवाई में हमने हासिल किया। और विशेष करके कृषि के क्षेत्र में जी, और वन संपदा को एक न्यूनतम क्रय मूल्य के आधार पर खरीदने में, एसएचजीज के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराने में, तेंदुपत्ता की बात है 2500 से 4000 करने में, और भी मुद्दे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में भी हैं। जो स्वामी आत्मानंद स्कूलों की श्रृंखला प्रारंभ हुई, मुझे नहीं लगता है कि इसकी परिकल्पना पहले लोगों को हुई होगी कि इतना अंतर आ सकता है। शासकीय तौर पे भी ऐसे स्कूल खोले जा सकते हैं जिसमें एक लेवल प्लेइंग फील्ड हमारे बच्चियों को और बच्चों को मिले। प्राइवेट स्कूलों में जाना, अंग्रेजी माध्यम से पढ़ना, पैसे देना इत्यादि, तो आर्थिक रूप से भी तुलनात्मक कम सक्षम परिवारों के लिए और ग्रामीण क्षेत्रों में मुझे लगता है कि शिक्षा के क्षेत्र में भी काफी काम हुए। ऊर्जा विभाग से भी हाल में जुड़ने का मौका मिला है, तो उसको भी देख रहे हैं। ऊर्जा विभाग ने भी सराहनीय कार्य किए हैं। पंपों के ऊर्जीकरण की बात थी, हाल में ही अभी 55,000 पंप स्वीकृत हुए हैं। रोजगार की बात थी, सरकारी उतने काम नहीं हो पाए जितना हम लोगों को भी कल्पना था, 1,00,000-2 लाख रोजगार हम लोग सरकारी दे सकें, वो उतना नहीं हो पाया। बेरोजगारी भत्ता था, आज घोषणा पत्र में 10 लाख अंकित था, वहां हम नहीं पहुंचे पर 1,22,000 से ज्यादा लोगों को पिछले महीने के अंत में जो वितरण हुआ, तो 1,22,000 लोगों को 112 करोड़ 4 महीने में मिल गए। पहले जो हमने दिया था करीब 95-97 करोड़ रुपए हम 15 साल में दे पाए थे। तो ऐसे कामों से जुड़ के चलने में विकास के काम हैं, प्रधानमंत्री सड़क की योजना है, काफी अच्छा काम उसमें हुआ। एक बात बताइए बाबू साहब, ये आपकी भाषा कुछ बदली सी क्यों महसूस होने लगी? जब तक आप मंत्री थे तो भाषा कुछ और सुनाई देती थी,
उप मुख्यमंत्री हो गए तो भाषा कुछ बदली सी लगने लगी। आपने पंचायत विभाग का नहीं पूछा इसलिए। तो आप पूछ लेते हैं अगर आप भूल सुधार करवाना चाह रहे हैं तो। देखिए, पंचायत विभाग में जो कुछ बातें आई थी, मुझे लग रहा था कि मैं परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूं जी। जो विभाग की कुछ अहम जिम्मेदारियां थी, उसमें कुछ ऐसी बातें बीच में आई कि जिम्मेदारी घोषणा पत्र बना, आज सरकार को लोग नहीं कहेंगे कि टीएस बाबा जी, हम तो टीएस बाबा को जानते, टीएस बाबा ने घोषणा पत्र बनाया था जी। तो पंचायत विभाग में अगर मंत्री के रूप में काम करना है तो उस विभाग से जो लोगों को उम्मीद है और उसकी जो जिम्मेदारियां हैं, वो तो कहेंगे हम तो टीएस बाबा को जानते हैं। तो मैं कुछ बिंदुओं पर, गंभीर और अहम बिंदुओं पर डिलीवर नहीं कर पा रहा था, तो मैंने अपने आप को पीछे किया। और बात इतनी सरल तो नहीं बाबू साहब। वो सरल इसलिए नहीं है कि पिछली बार जब सरकार प्रचंड बहुमत से बनी तो तमाम मेहनत मशक्कत के अलावा राजनीतिक हलचल में ये माना गया हलकों में कि उसमें जन घोषणा पत्र ने बड़ी भूमिका निभाई। पर टीएस सिंहदेव जो पिछली बार जन घोषणा पत्र लोगों के बीच जा जाके बना रहे थे, इस बार बनाना तो दूर, समिति का हिस्सा बनने को भी तैयार नहीं हुए। तो थोड़ा तो बताइए कहां कुछ ऐसा हुआ उसमें कि आपने अपने हाथ पीछे खींच लिए। पुनिया जी जब प्रभारी थे, प्रदेश प्रभारी थे हमारे, तो एक पीसीसी में बैठक हुई करीब 1 साल पहले, और मैं भी सदस्य था। मैं पहुंचा उसके पहले एक ये निर्णय हो गया था कि घोषणा पत्र समिति का अध्यक्ष फलाना रहेंगे, मैं नहीं, कोई दूसरा रहेंगे। मैं भी गया, मुझे भी थोड़ा सा आश्चर्य हुआ। मैंने कहा कि अच्छा वो फैसला हो गया है। नहीं, ठीक है, आपने जिनके लिए सोचा है मेरी भी पूरी सहमति है। तो वो एक निर्णय करीब साल भर से ज्यादा पहले हो चुका था जी, और मैंने भी सहमति दी थी, उन व्यक्ति के लिए भी सहमति दी थी। तो फिर उसके बाद स्वयं घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी लेने की बात नहीं रह गई थी। फिर दूसरी बात की अगर वो बात आती भी जी तो समय नहीं, जिस तरह से घोषणा पत्र पिछले बार बनाया, आज समय नहीं है कि 2 महीने के अंदर, अब तो चुनाव आ गए जी, 2 महीने के अंदर उस तरह से घूम के सबके बीच में जाके घोषणा पत्र फिर से फीडबैक लिया जा सके, टाइम नहीं था। पर सिंह साहब थोड़ा सा समझाइए ना भाई, जीवन में चाहे आप खेल के संदर्भ में बात करें या अन्य क्षेत्र में बात करें, जिसमें व्यक्ति बेहतर परफॉर्मेंस देता है उसे ही वो दायित्व दोबारा सौंपा जाता है। आपके संदर्भ में क्यों ऐसा हुआ कि कहा गया अब की बार आपको ना बनाएंगे, किसी और को बनाएंगे? हमें तो बताओ क्यों ऐसा किया था। उस मीटिंग में यह भी तय हुआ कि करीब करीब सभी समिति के अध्यक्ष को बदल दिया जाए जी। तो सभी को बदलना है तो घोषणा पत्र समिति के भी सदस्य को बदला जाए। आप तो अनुभवी आदमी हैं, ये बदलाव पार्टी को नफा देगा या नुकसान देगा? नहीं, काम अगर पार्टी ने किया है, सब काम किया है, संभव ही नहीं है, लेकिन मन से अच्छे काम करने की कोशिश की है, और उसको मतदाता अगर आंकते हैं कि हाँ नहीं, सब पार्टियां आती हैं, चुनाव के पहले सब घोषणा पत्र बनाते हैं, संकल्प पत्र बनाते हैं इत्यादि, और तुलनात्मक इनने क्या किया जी, पब्लिक जानती है सब जी। 52 से चुनाव हो रहे हैं, कई सरकारों को उनने देखा, और सबके बारे में वो तुलना करने की पूरी क्षमता रखती है जी। जो मतदाता है वो विवेकपूर्ण है, और हमको उनके पास उसी बाबत जाना। पर मतदाता कैसे फैसला करेगा बाबू? ये सवाल इसलिए कर रहा हूं कि घोषणा पत्र को लेकर जब आपसे बात करते हैं तो दावा अलग होता है, माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करते हैं तो दावा अलग होता है, कुछ और मंत्रियों से बात करते हैं तो दावा अलग होता है। कोई 60% बताता है, कोई 70% बताता है, कोई 90% बता देता है। तो जब आप ही आपस में इतने अंतर्द्वंद से घिरे हुए हैं तो जनता के स्तर पर क्या उम्मीद कर रहे हैं कि वो आपके काम को क्या समझे? उसमें उतने डिटेल में मुझे लगता है कि सबने उसको स्टडी नहीं किया है जी, कि घोषणा पत्र के वाकई में कितने बिंदु हैं जो कि क्रियान्वित हो गए हैं जी। सबने उतने डिटेल में स्टडी नहीं किया। वो कहीं ना कहीं से जो बात आती है उसको सुन के मुझे लगता है कि फिर अपनी बात को रख देते। अच्छा, आप बार बार अपने कामकाज के आधार पर आकलन की बात कर रहे हैं, पर आकलन केवल आपका कामकाज थोड़ी देखा जाएगा। कामकाज में आकलन तो विपक्ष की भूमिका को लेकर भी होगा। भारतीय जनता पार्टी की पिछले 5 साल की सक्रियता या आपके अनुसार निष्क्रियता, क्या कहते हैं? मैं व्यक्तिगत स्वभाव से विपक्ष का भी बहुत आदर करता हूं जी। ये मेरे स्वभाव में ही है कि हम लोग क्रिकेट खेलते हैं
तो सामने वाली टीम को कभी कमतर मैंने जीवन में नहीं आंका। जी, अच्छी अपनी से टीम है तो उसको जान के मैदान में उतरे कि हारने की पूरी संभावना है, ये हमसे बेहतर प्लेयर्स हैं, कोई रणजी में खेले हुए हैं, कोई रणजी के कगार में है, अब उनके साथ मैच खेलना है। तो ये राजनीति में भी मेरी सोच और मेरा स्वभाव वैसा ही है। भारतीय जनता पार्टी एक, और खास करके आरएसएस से जुड़े होने के कारण मैदान तक, जड़ों तक उनकी उपस्थिति की एक स्थिति देश में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है। और वोट शेयर भी अगर आप देखें, ये किसी से छुपे आंकड़े नहीं हैं जी, ऑनलाइन सारी चीज उपलब्ध है। तो करीब करीब आप देखें कि 35-36% वोट शेयर तो दोनों पार्टियों के स्थायी दिखते हैं, स्थिर दिखते हैं, और 10% वोट शेयर है जो ऊपर नीचे होता है जी। ये सीटें पिछले चुनाव में अप्रत्याशित रूप से भारतीय जनता पार्टी की बहुत कम आई। मैं भी कभी नहीं सोचता था कि इतनी कम आ सकती है, मैं बहुत कम मानता था, तो 25 कम लगता था, 25-30, लेकिन जो 15 सीट आई वो वास्तविक उनका जमीनी आकलन नहीं है जी, उनकी भी एक उपस्थिति मैदान में है। और जब हम राजनीति में और वोट के लिए लोगों के सामने जाते हैं तो ये ध्यान में रख के हमेशा जानना चाहिए कि कोई वॉकओवर की स्थिति कभी नहीं रहती। आपने काम किया, वो लोगों ने देखा, कुछ काम आपसे नहीं हुए, वो भी लोगों ने देखा। विपक्ष के रूप में आज भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल काम किया, उनके भी रोल को देखा, और उनमें क्या लोग तो जो देखेंगे वो देख लेंगे। टी.एस. सिंहदेव साहब, आपके अनुसार भाजपा ने विपक्ष की भूमिका कैसी निभाई? कई लोग शिकायत करते हैं कि भाई भाजपा ने बहुत दमदारी नहीं दिखाई। भाजपाइयों से पूछते तो बोलते हैं हमें जरूरत ही नहीं पड़ी, हमारा काम सिंहदेव साहब ही इतने अच्छे से कर देते थे। तो आपने भाजपा को मेहनत क्यों नहीं करने दी? ये ऐसा तो नहीं है, लेकिन मुझे भी थोड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि जैसा मैंने कहा मेरा ये निष्पक्ष आकलन है जी कि मैदान में भारतीय जनता पार्टी की एक उपस्थिति है जी, और फ्लोटिंग वोट शेयर जिसको हम माने कि वो किसी के पक्ष में नहीं है जी, उसको अलग करके अगर देखें तो बराबरी की स्थिति में बाकी मतदाता तय करता रहा है चुनाव आज तक छत्तीसगढ़ में। उस स्थिति में भाजपा की एक अग्रेसिव शैली जो रहती है जी, विधानसभा में तो हम लोग को दिखती थी जी, उनके जो चुने हुए सीनियर लीडर्स थे उनकी मुखरता विधानसभा में तो दिखती थी, लेकिन फील्ड में जैसा मेरा स्वयं का आकलन था कि उनकी उपस्थिति है और उनकी एक तीव्रता है, एक उग्रता भी है, वो किस कारण से ये नहीं दिखी। आपको तो लंबा तजुर्बा है, सही सही बताइए ना। भूपेश जी के मित्र कांग्रेस में ज्यादा है या भाजपा में? जी हम सबके मित्र सब जगह हैं, संबंध सबसे रहता है। अब देखें बसर बाबा के यहाँ, मैं तो यहाँ आता हूँ तो उनके घर में रहता हूँ जी, वो कभी भाजपा के अलावा बात नहीं करते मैदान में, मैं कांग्रेस के अलावा बात नहीं करता, लेकिन घर में साथ रहते हैं तो कोई भेद नहीं रहता जी। और वैसे ही संबंध मुझे लगता है कि आपस में सबके मिलते जुलते, कोई दुश्मनी वैमनस्यता का कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि लक्ष्य तो हमारा एक है, लोगों के लिए काम करना जी। रास्ते अपने हैं, थोड़े विचार में अंतर है, वो भी विचार अब लगता है कि कुछ कुछ अब मिलते जुलते हो जाते हैं, जैसे बहुत ज्यादा कई मुद्दों पे लगता है कि अंतर नहीं है। आप यहाँ पर बता रहे हैं कि मैं इस महल में ही रुकता हूँ, पर इस महल में रुकने से ज्यादा आपकी दिल्ली में होटल की मुलाकात को लेकर ज्यादा चर्चा होती है। तो ये देखिए एक सच्चाई है कि 2.5 साल वाली बात को लेके मैं फिर उस पर आ रहा हूँ। जब वो नहीं होते दिख रहा था, मेरे लिए भी बड़ी कठिन परिस्थितियां थी जी। रोज मेरे पास 100, 50, 200 फोन साथियों के आते थे कि बाबा कब हो रहा है जी, कल परसों कब, अब तो हो गया 2.5 साल, कब हो रहा है जी। उनकी भी इच्छा, मनोकामना मेरे लिए बहुत कठिन समय था, और वो कैसे कैसे बीता। इस दरमियान मेरा भी मन थोड़ा सा मध्यम हुआ था कि मैं राजनीति में आगे कंटिन्यू करूं कि ना करूं जी, ये भी एक सच्चाई है। और कई लोगों को लगा होगा कि इसका तो दिख रहा है कि ठीक ठाक नहीं चल रहा जी, कांग्रेस में इसको वो जगह शायद नहीं मिल रही जो या ये सोचता हो या उसको मिलनी चाहिए। तो ये सच्ची बात है कि कई दल के लोगों ने डायरेक्टली इनडायरेक्टली संपर्क किया। मैंने सबको लेकिन एक ही चीज बोली थी कि देखिए मिलने की बात है तो मैं
स्वभाव से ऐसा हूं कि अगर कहीं से मिलने की बात आई है मैं जरूर आऊंगा, जी। लेकिन पार्टी कांग्रेस छोड़ के मैं दूसरी पार्टी में नहीं ज्वाइन कर पाऊंगा। आप फिर भी अगर इच्छुक हैं कि आपकी सहमति हो कि मैं फिर भी आऊं, चाय पिए साथ में, जी, भजिया खाएं, तो मैं जरूर आऊं। तो केवल चाय पियो भजिया खाए कि कुछ और भी किए? नहीं, बातचीत और तो नहीं लिया, चिकन टिक्का विक्का नहीं। बहरहाल कांग्रेस नहीं छोड़ूंगा, इसका उत्तर मैं लेना चाहता हूं, लेकिन इससे पहले एक महत्वपूर्ण जो इस सभागार में उपस्थिति हुई है उनका स्वागत करना चाहूंगा। हमारे साथ बस्तर की आवाज कवासी लखमा जी, जो भूपेश मंत्रिमंडल का अभिन्न चेहरा है, हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार स्वागत कवासी लखमा जी को उपस्थिति के लिए। बहुत बहुत स्वागत है कवासी जी आपका। और अगला सत्र हमारा कवासी लखमा जी के साथ ही होना है। केदार जी उनके परंपरागत मित्र हैं, तो दोनों मित्रों को साथ बिठा के बात करेंगे। लेकिन अभी सिंधिया साहब कह रहे हैं, जब आपके तमाम साथी कांग्रेस छोड़कर भाजपा में अपना भविष्य देख रहे हैं, और साथियों की छोड़िए, आपके समधी को भी भाजपा ही भाई, और उन्होंने तो हमारे कार्यक्रम में बोला, हम तो सिंधिया जी से ही कहेंगे गलती कर रहे हो, यहीं आ जाओ, फिर भी आप कांग्रेस में बने हुए हो, किस उम्मीद में? जी, वो सही बात है, समधी साहब ने भी मेरे को कहा, इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है जी, कि आप कहाँ महाराज, आपके साथ व्यवहार ठीक नहीं हो रहा है, आप कांग्रेस में आ जाए, भाजपा में आ जाओ। देखिए, ज्योतिराज जी आ गए हैं, महाराज आ गए हैं, और बहुत साथी आ गए हैं। मेरी कमजोरी मानिए या कमी मानिए या मेरे विचार मानिए, मैं वैचारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ कुछ अहम मुद्दों पे काम करने की स्थिति में। थोड़ा साफ करिए ना, क्या भाजपा में ऐसा खराब है जिसको देश पसंद कर रहा है, देश 300 से ज्यादा सीटें दे रहा है, और जो कांग्रेस है जिसको देश नकार रहा है, एक बार 44 एक बार 52 सीट दे रहा है, फिर भी आ कह रहा हो भाई मैं तो कांग्रेस में ही रहूंगा, किस लिए भाई? इसमें आप देखेंगे इतिहास भी यही दिखाता है और बताता है, और यही होगा जी, कि कोई स्थायी नहीं रहने वाला जी। कांग्रेस सोचे कि मैं 50 साल तक रहूंगा या रहूंगी, तो ऐसा कभी नहीं होने वाला। भारतीय जनता पार्टी भी उसी नाते अगर हो कि हम आ गए हैं और हम ही बने रहेंगे, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होगा। बहुत ही अद्भुत चीज होगी अगर ऐसा हो गया। तो ये परिवर्तन है, एक ये परिवर्तन है। आज के दिन में भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्तर पे तुलनात्मक मजबूत दिख रही है, अपने आप में बहुमत से आगे है। 272 मेरे ख्याल से हाफवे मार्क है, और 300 कुछ 302 303 भारतीय जनता पार्टी अपने आप में है। लेकिन ये हमेशा के लिए बना रहेगा ऐसा नहीं। जो विचार हैं अपने अपने दलों के, वो ज्यादा स्थायी हैं। बनस्पत ये जो मार्जिनल वोट इधर से उधर होते हैं, उसका निर्णय, वो वोट चेंज होंगे। अभी हमने राज्यों में देखा। मतलब आप कांग्रेस में इसलिए बने रहना चाहते हैं कि कांग्रेस में अभी भी आपको संभावना दिख रही है, पर आप तो बोल रहे थे मेरा विचार के स्तर पर मन नहीं बनता। तो हम तो जरा समझना चाहते हैं भाजपा में खराबी क्या है जो सिंधिया साहब जैसे सुशील सुशिक्षित व्यक्ति को नहीं भा रही। भाई हमें पता तो चले ना भाई भाजपा में ये खराबी है। वो कहना अच्छा नहीं होगा, बहुत साथी है। अब आप जैसा व्यक्ति उम्र के मुकाम पर पहुंचकर भी कहेगा नहीं, तो जनता मन कैसे बनाएगी? हम लोग का परिवार करीब 90 साल हो गए कांग्रेस पार्टी से जुड़ा रहा है जी, और आजादी के पहले भी परिवार कांग्रेस को सपोर्ट करता था जी। कहानी हम लोग को बताई गई जब बड़े होते थे कि त्रिपुरी में जब कांग्रेस हुई, जिसमें गांधी जी ने जिन कैंडिडेट को खड़ा किया था और उसमें सुभाष चंद्र जी बोस ने जी उनको हराया था, तो उस त्रिपुरी कांग्रेस में सरगुजा से हाथियों में रसद गया था जी, और अंग्रेजों ने ये मन बना लिया था कि रियासत हमको जब्त करनी है, ये कांग्रेस का खुल के साथ देते हैं जी। तो वहां से संबंध बना रहा। आजादी आई, राजपाट राजाओं को किसने लिया? कांग्रेस पार्टी ने। जमीन जायदाद थी, सीलिंग एक्ट कौन लाई? कांग्रेस पार्टी। दूसरा सीलिंग एक्ट कौन लाई? कांग्रेस पार्टी। हम लोग के छोटी सी रकम मिलती थी, आज विधायक के रूप में मैं जब रिटायर करूंगा तो सरकार मुझे जो पैसे देगी जी साल के, उससे 10% से कम महाराजा के रूप में सरगुजा रियासत के उत्तराधिकारी को मिलते थे, वो भी कांग्रेस सरकार ने समाप्त किया। प्रिविलेजेस कुछ थे, टाइटल था, उसको भी कांग्रेस पार्टी ने समाप्त किया। हम लोग तेंदुपत्ता का धंधा करते थे, उसको भी कांग्रेस पार्टी ने समाप्त किया। फिर भी जो हम लोगों का एक परस्पर संबंध बना था,
52 से लेके आज तक शायद ही एक आध चुनाव को छोड़ के कांग्रेस पार्टी ने परिवार के किसी न किसी को टिकट दिया, साथ दिया। और कांग्रेस का साथ और हम लोग का कांग्रेस के लिए पहल करते रहना, ये 90 साल करीब करीब हो गए संबंध बना। तो एक तो मैं उस संबंध को अपने माध्यम से तोड़ना नहीं चाहता। जी, भविष्य क्या कहेगा करेगा, अगली पीढ़ी क्या करेगी। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां इस संवेदना के लिए होनी चाहिए कि सिंहदेव साहब कह रहे हैं कि 90 साल का मेरा इस पार्टी से संबंध है, इसलिए मैं इस रिश्ते को तोड़ना नहीं चाहता, लेकिन मैं इसके आगे की बात करना चाहता। अब ये तो आप पर ही निर्भर करता है कवासी जी, लेकिन आपसे जानना यह है इस संदर्भ में, बीच में आप कह रहे थे अब चुनाव लड़ने का मन नहीं करता। क्या बात है कवासी जी, पूरा सेट कर लिए क्या? तो अब जानना है बदली हुई परिस्थितियों में सिंहदेव साहब का मन क्या कह रहा है। इसमें जो स्थिति का सामना हम लोग को करना पड़ता है वो अपने अलावा, परिवार के अलावा साथियों का भी। जी, मैंने सबको एक तरह से सेंसिटाइज करने के लिए, मानसिक रूप से तैयार होने के लिए बीच बीच में मैं मीडिया से बोलता था, इसीलिए कि एकाएक सबके बीच में नहीं जा सकते। कि जो आप कहते हैं कि कई बार शायद मेरी एक कमजोरी, कमी है कि मैं पारदर्शी होना चाहता हूं, खुला रहना चाहता हूं, तो मैं एक साथ लोगों को कैसे बताऊं कि मुझे थोड़ा जम नहीं रहा है जी आगे काम करने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए। तो मैं मीडिया के साथ वो साझा करता था कि मन नहीं कर रहा है, लेकिन बार बार लोगों ने यही कहा कि आप तो बैठ जाओगे, आप ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड अभी घूम आए, फिर आप दक्षिण अमेरिका जाना है वहां चले जाओगे, एंटार्क्टिका चले जाओगे, चाइना घूम आओगे, आप जापान नहीं गए हो, जापान घूम आओगे, मंगोलिया नहीं गए हो, घूम आओगे। मेरे मन में है जाऊंगा आज नहीं तो कल। वो तो समझ में आ रहा है आपका आगे का एजेंडा। और लोगों का ये कहना था कि हमारे को छोड़ के आप कैसे जा रहे हो, हमको आप छोड़ के जा रहे हो। जी, तो ये जो एक बंधन है और एक ये लगाव है कि एक ये दायित्व है कि अपना ही नहीं देखना है आपको। अगर असहज भी कहीं किसी स्टेज पे महसूस हो रहा है, तो अगर लोग कह रहे हैं तो फिर आपको अपने मन को मार के भी कुछ निर्णय लेने होंगे। तो वो समय वैसा था। अभी तो स्थिति में आप जैसा बोल रहे हैं कि कुछ सुधार, परिवर्तन दिख रहा है। तो अब मैदान में रहेंगे पर मन मार के नहीं रहेंगे, अभी तो ऐसे ही। तो भाई सिंहदेव साहब अब मन मार के मैदान में नहीं आएंगे, तो अब केदार कश्यप जी, ब्रिजमोहन जी सब इस सभागार में कुछ मौजूद हैं, कुछ आएंगे, इन सबको इतना निराश क्यों कर रहे हैं? लोग तो बोलते हैं आप तो सबकी उम्मीदों पे खरा उतरने के लिए आते रहते हैं। केदार जी को बड़ी उम्मीद थी आपसे। हम लोग के मधुर संबंध रहे हमेशा। जब केदार भाई एक जूनियर लेकिन वरिष्ठ मंत्री के रूप में भारतीय जनता पार्टी के थे, मैं मिलता भी था तो इनको हमेशा ये कहता था कि मुझे आप में भविष्य की एक बहुत आगे जाने की संभावना दिखती है। मतलब डॉक्टर रमन सिंह जी के मन में आप डर पैदा कराते रहते थे? नहीं, मुझे लगता था कि एक यूथ है, ट्राइबल क्षेत्र से आते हैं, ट्राइबल समाज से हैं, और इनका परफॉर्मेंस जो मुझे विधानसभा में दिखता था उससे ऐसा लगता था कि इनमें पोटेंशियल। मैं एक सवाल करना चाहूंगा, बीच में समेटना है मुझे। भाई आपको भाजपा में केदार कश्यप जी में बड़ी संभावना दिखाई देती थी। मैंने किसी दूसरे को नहीं कहा था, इसलिए कह रहा हूं। ये कांग्रेस में कौन कौन संभावनाशील है? बहुत समय से मेहनत कर रहे हैं कवासी जी, उनमें कोई संभावना दिखी आपको कि नहीं दिखी? आगे बहुत दूर तक जाओगे? दादी इतना आगे आगे, इनके संदर्भ में अगर कोई नेगेटिव बात कोई कहता है तो ये कहते हैं कि कहां तक इनको फॉर्मल एजुकेशन है। पर मैं आपको बता रहा हूं, मैंने इनको विपक्ष में भी फॉलो किया और पक्ष में भी मैंने देखा मंत्री के रूप में, जितनी गहरी जानकारी क्षेत्र के और बाकी मुद्दों के बारे में ये हम लोग पढ़ के जो बोलते हैं उससे कहीं ज्यादा बिना पढ़। अरे बाबा साहब, हमारे सवाल को समझकर भी अनजान मत बनिए। नहीं, मतलब कवासी जी को आप केवल विधायक या मंत्री तक ही देख रहे हैं या आगे भी देख रहे हैं, जैसे केदार जी को आप देख रहे थे? अब तो शादी का हम लोग का उम्र हो चला उसमें। तो अब आखिरी बातचीत पे आते हैं। आप इतनी दूर से हमारे आगरे पर चलकर बस्तर में आए। बस्तर में क्या देख रहे हैं आप? बस्तर ने बड़ा भरोसा किया कांग्रेस पर। जब चुनाव हुआ
तो 12 में से 11 और आज की तारीख में 12 सीटें आपके पास। सरकार की बात तो हम भूपेश जी से कर लेंगे। सिंहदेव साहब कुछ योगदान दे सके इन 5 सालों में बस्तर में जो उस आंकड़े को बरकरार रखने में मददगार हो, ये मेरा आखिरी सवाल है आपसे। इसमें अधोसंरचना के कार्य और उसकी गुणवत्ता, मुझे पहले मैं बहुत बस्तर का दौरा नहीं किया था, नेता प्रतिपक्ष के रूप में थोड़ा आना जाना किया, कुछ जगह देखा। उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। यहां पर गुणवत्तापूर्ण निर्माण के कार्यों की जो स्थिति मुझे दिखी वो अन्य स्थानों से मुझे बेहतर दिखी और कांग्रेस की सरकार ने उसको बरकरार रखा। जी, उसको जहां तक कहें कि डेवलपमेंट के लिए राशि उपलब्ध कराना, तो शायद सरगुजा से ज्यादा करे क्षेत्रवार, क्योंकि अपन देख रहे हैं अभी छत्तीसगढ़ को नहीं देख रहे हैं। यहां की खनिज संपदा के ऊपर आधारित आप देखें कि अकेले एक जिले से जितनी रॉयल्टी अपने को डीएमएफ के माध्यम से आती है, दंतेवाड़े जिले से आती है, वो भी अब उसको शेयर कर रहे हैं। बड़ी राशि यहां पर आती है, बड़े संसाधन हैं खनिज के, जिसके आधार पर यहां पर डेवलपमेंट किया जा सकता है। तो शिक्षा के क्षेत्र में भी, वनोपज के दोहन के क्षेत्र में भी, संतुलित दोहन के क्षेत्र में भी, लोहांडीगुड़ा की जमीन वापस करने के एक बड़े निर्णय को, दुनिया में शायद ऐसे निर्णय कम हुए होंगे, वैसे संवेदनशील निर्णय करने को। एक समय था जब बस्तर से मेरे को फोन आते थे, जिसमें दादी भी शामिल हैं, कि महाराज कुछ करो, ये महुआ 2 रुपए किलो बिक रहा है, महुआ की छाल को बेचने की बात हो रही है। ये दादी ने मेरे को 3-4 बार फोन किया, बहुत विचलित थे उस समय जी। और आज उसी महुए को, जो एक समाज का एक हिस्सा भी रहता है, स्थायी हिस्सा भी रहता है, आमदनी का जरिया भी रहता है, कितना 30 या 32 रुपए न्यूनतम समर्थन मूल्य में महुए के फूल की खरीदी हो रही। तो छोटी बड़ी चीजों को देखें, शिक्षा के क्षेत्र में देखें, अन्य क्षेत्रों में देखें, बस्तर की तरफ छत्तीसगढ़ की सरकार का ध्यान काफी रहा है। यहाँ की पुरातन परंपराओं को देखें, यहाँ की पूजा की जो पद्धति को देखें, उसको अगर सपोर्ट किसी ने किया है, माझी को, इस व्यवस्था को, तो पहली बार कांग्रेस। अगर हम आपकी बातचीत के मर्म को समझें तो घोषणा पत्र में कितने मुद्दे थे, कितने वादे थे, उसमें कितने पूरे हुए, इसको लेकर संशय की स्थिति मन में रह सकती है सिंहदेव साहब के। पर बस्तर को लेकर सिंहदेव साहब संतुष्ट हैं कि हमारी सरकार ने वो काम किया जो किया जाना चाहिए था। तो मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां सिंहदेव साहब के लिए। उनसे तमाम मुद्दों पर हमने खुलकर बातचीत की, निजी तौर पर भी, पार्टी के स्तर पर भी, सरकार के स्तर पर भी। बोल रहे हैं अब मन ठीक है। देखें सिंहदेव साहब का मन जो चुनाव घोषित होगा तब तक ठीक बना रहेगा, या केदार जी के लिए कुछ उम्मीद जगाने का विषय बनेगा, हमें इंतजार रहेगा। बहरहाल सिंहदेव साहब का बहुत बहुत धन्यवाद आगे की कार्रवाई के लिए। केदार भाई अपने में